नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं हिंदी विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो आपकी यूजीसी नेट, एसएसबी हिंदी या स्लेट एग्जाम की पाठ्यक्रम में है। दोस्तों आज हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और उसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। बहुत सा इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिपूर्ण विषय है दोस्तों। इसे जानकारी के हिसाब से भी आपको याद भी रखनी चाहिए और ये एग्जाम में ये टॉपिक्स से बहुत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं दोस्तों, चैनल में लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं होता है, ताकि आपकी एक एक शेयर उन बच्चों तक पहुंच पाए और वो बच्चे पढ़ पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। ठीक है दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शुरू करते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के विषय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इसे हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आपको लगभग आपने सुना होगा और कुछ कुछ चीजें इसके संबंधित आपको भी पता होगी दोस्तों, लेकिन इसे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आज। राजभाषा क्या है? प्रथम दोस्तों हम देखेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या है दोस्तों? यदि आपको आसान सरल भाषा में यदि मैं आपको बताऊं, जो सरकारी कामकाज की भाषा, मतलब अर्थात जो केंद्र में जो हिंदी प्रदेश हैं, जो हिंदी राज्य हैं, या केंद्र में सरकारी कार्यालय में जो कामकाज करने वाली भाषा, जिस भाषा में कामकाज होती है, उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। ठीक है, और राजभाषा याद रखिए, अनुच्छेद 343 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में इसका अंगीकार किया गया था। ठीक है, मतलब सन 1949 अनुच्छेद 343 14 सितंबर को राजभाषा हिंदी को माना गया था। और उसके संबंधित कुछ और तथ्य को मैं भी आपके सामने बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी अभी जो है ज्यादातर अंग्रेजी भाषाओं का प्रयोग होता है और अंग्रेजी भाषाओं में ही कामकाज हो रहा है, लेकिन हिंदी को राजभाषा में सही तरीके से कामकाज हो और संपूर्ण भारत में राजभाषा के माध्यम से लोग सरकारी कार्यकाल में सही तरीके से कार्य हो, लेकिन दुर्भाग्यवशतः दोस्तों आज भी भारत में राजभाषा संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। सरकारी कार्यालय में हिंदी में कामकाज हो रही है, लेकिन उसकी जो मात्रा बहुत कम है दोस्तों, और अंग्रेजी का उपयोग लोग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और एक बात बताया गया है, सन 1963 में राजभाषा का अधिनियम को पारित किया गया और सन 1967 में उसमें क्या है, संशोधन भी करना पड़ा, और राजभाषा का नियम सन 1976 में बने तथा संसदीय राजभाषा समिति आदि का भी गठन हुआ। ठीक है, ये सब चीजों को याद रखना है दोस्तों। चलिए देखिए, राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा। मैंने बता दिया है, किसी देश
का सरकारी कामकाज जिस भाषा में करने का कोई निर्देश संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। मतलब राजभाषा क्या, सरकारी कामकाज करने वाली भाषा है। और किसी देश में जो सरकारी, कोई भी जो देश, उसमें सरकारी कामकाज जो जिस भाषा में हो उसे राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था और हिंदी को राजभाषा से ही सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है। और भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है, ये हमने देखा है। किंतु साथ ही यह भी प्रावधान है कि अंग्रेजी भाषा में भी केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक कर सकती है जब तक हिंदी पूरी तरह राजभाषा के रूप में स्वीकार्य नहीं हो जाती। तो यहाँ पर बताया जाता है, सरकार ने बताया है जो अंग्रेजी भाषा में सरकारी कामकाज तब तक की जाएगी जब तक जो हिंदी की राजभाषा है वो संपूर्ण रूप में पूरे मतलब भारत में लागू नहीं होगी, तब तक अंग्रेजी भाषा में भी कामकाज हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पर बताया है प्रारंभ संविधान में लागू होते समय सन 1950 में ये समय सीमा 15 वर्ष की गई थी, 15 वर्ष के लिए थी। अर्थात अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए सन 1965 तक ही हो सकता था। तो बताया जाता है जो संविधान में लागू होने का समय क्या है, कब है, सन 1950 में। और बताया जाता है इसका 15 वर्ष तक ये अंग्रेजी का प्रयोग होगा, किसमें, सरकारी कामकाज में। जो सन 1965 तक 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा सरकारी कामकाज में। क्यों ना, जब तक संपूर्ण राजभाषा मतलब हिंदी जो राजभाषा है वो संपूर्ण रूप में जब तक लागू नहीं होगी तो तब तक क्या दे दिया गया, सन 1965 और 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा में सरकारी कामकाज होगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। बाद में अनिश्चित काल के लिए मतलब पूरे मतलब हमेशा के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब जब तक सरकार की कोई डिसीजन ना आ जाए तब तक अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया अंग्रेजी को। क्योंकि दुर्भाग्यवशतः आपको मालूम है दोस्तों, हम भारत में जन्मे हैं, संपूर्ण भारत में हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी बोली जाने वाली जो भाषा है हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है। लेकिन दुर्भाग्यवशतः लोग क्या है, पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होते हैं। मैं नहीं बोलता पाश्चात्य संस्कृति बुरी है, लेकिन कहने का तात्पर्य हमें अपनी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी उसको ही महत्व देना चाहिए। राजभाषा में भी संपूर्ण रूप में लागू करनी चाहिए और राष्ट्रभाषा के रूप में भी संपूर्ण भारत में बोली जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवशतः ये चीजें सही तरीके से अब तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी में वार्तालाप करने के लिए या हिंदी की जो सरकारी कामकाज मेरे राजभाषा रूप में कार्य हिंदी में ही हो, मतलब वो अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। तो ये चीजें बच्चों नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने पर भी केंद्र सरकार का अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है और वो अभी तक अपना वर्चस्व बनाए हुए। जो अंग्रेजी भाषा में जो सरकारी कामकाज हो रही है वो अभी तक उसका एक वर्चस्व अब तक बनाए हुआ है। चलिए आगे, केंद्र सरकार की राजभाषा के अतिरिक्त अनेक राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी का भी प्रयोग होता है। कौन कौन से जो हिंदी प्रदेश है वहां पर राजभाषा के रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड, ये सब में हिंदी के राजभाषा के रूप में अभी तक ये हिंदी भाषा में ही ये क्या है, राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज के लिए भाषा में यहाँ पर इस हिंदी प्रदेश में ही प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। चलो आगे क्या है, राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। यथा मतलब ये भी दुर्भाग्य
महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जो अलग अलग राज्य उनकी जो प्रांतीय भाषा है, मतलब उस राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना, जो क्षेत्र की भाषा, प्रांतीय की भाषा जो है, तो उस प्रांतीय भाषा में ही सरकारी कामकाज होती है दोस्तों। देखिए देखिए यहाँ पर पंजाब की राजभाषा क्या है? पंजाबी। बंगला की राजभाषा बंगला, मतलब पंजाब की राजभाषा पंजाबी है तो पंजाबी में भी कामकाज होती है, सरकारी कामकाज। बंगाल की राजभाषा बंगाली में कामकाज होती है। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु तथा कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है। ठीक है, ये चीजों को, ये पॉइंट को बच्चों आप याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जो हिंदी प्रदेश, मतलब कौन सी हिंदी प्रदेश है जिसमें सरकारी कामकाज होती है हिंदी में, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, ये राज्यों का नाम। और कौन सी प्रांतीय भाषा में ही सरकारी कामकाज होती है, ये कौन से राज्य है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। देखो यहाँ पर क्या है, आगे दोस्तों बढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या, राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा देखेंगे, राष्ट्रभाषा को हम लोग देखेंगे। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को स्पष्ट कर लेना आवश्यक है। किसी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को माना जाता है। देखो राजभाषा क्या है, सरकारी कामकाज में जो उपयुक्त होती है, जो भाषा लिखी जो जाती है, जो भाषा, उसे राजभाषा कहते हैं। संविधान में या संवैधानिक के आधार पर सरकारी कामकाज जो होती है, जो भाषा में लिखित रूप में, उसे राजभाषा कहते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा के संपूर्ण भारतवर्ष में बहुसंख्यक लोग जो बोलते हैं जो भाषा, उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जब कोई भाषा अपने महत्व के कारण राष्ट्र के विस्तृत भूभाग में जनता द्वारा अपना ली जाती है, वो संभवतः राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है ना, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हम जानते हैं हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि वो उपयुक्त कसौटी पर खरी उतरती है। राजभाषा का अभिप्राय क्या है ना, देश के संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा जिसमें संघीय सरकार अपना कामकाज करती है, मैंने बता दिया है। तो सरकार अपना जो कामकाज करती है जिस भाषा में, उसे राजभाषा कहते हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या है, जो बोलचाल करने वाली भाषा, पूरे भारत में ज्यादातर लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। अर्थात जो संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा होती है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक राजभाषा विषय प्रावधान किए गए हैं। और ये स्पष्ट हो गया है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी, और लिपि क्या है, देवनागरी। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा विषयक राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। और ये क्लियर किया गया, स्पष्ट किया गया है, जो राजभाषा क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पर बताया जाता है, तो हिंदी भारत में राजभाषा तो है, साथ ही भारत में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा है। हिंदी राजभाषा है, सरकारी कामकाज करने वाली भाषा, लेकिन ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं हम लोग। किंतु राजभाषा जहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषा को ही माना जाता है, वो राष्ट्रभाषा का देश के संविधान से कहीं लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बातें बताई गई है राष्ट्रभाषा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप राष्ट्रभाषा मतलब राजभाषा क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रभाषा के लिए कुछ आवश्यक गुण हैं, उसे देखेंगे। जिस प्रकार किसी राष्ट्र की संप्रभुता एवं स्वाभिमान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज एवं राज्य चिन्ह होता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र की संस्कृति एवं भाषा भी उसके आत्मगौरव और असीमता का भी प्रतीक है। भारत बहु भाषा भाषी राष्ट्र है। विस्तृत भूभाग वाले इस राष्ट्र में कश्मीरी से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर ब्रह्मपुत्र तक अनेक भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं। किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक इकाई है, विभिन्नता में एकता। भारत दुर्बलता ना होकर इसकी शक्ति, यही तो हमारी भारत देश की खूबी है दोस्तों, विभिन्नता में एकता। मतलब अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन
अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग राज्य के लोग रहने के बावजूद भी, अलग अलग खान पान वेशभूषा होने के बावजूद भी, विभिन्नता होने के बावजूद भी सब मिलजुल कर रहते हैं और सब एकजुट रहते हैं। क्यों ना, यही हमारा भारत देश की क्या है, महानता है। ठीक है ना, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और अपने एक दूसरे की जो संस्कृति, धर्म, इनका आदान प्रदान होता है, खान पान का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, ये हमारी भारत वर्ष की क्या है, बहुत बड़ी खूबी है। इसीलिए पाश्चात्य देश के जो लोग हैं वो क्या है, चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक समृद्ध भाषाएं भारत में व्यवहृत होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बताया जाता, प्रश्न है कि इनमें से किसे राष्ट्रभाषा माना जाए और क्यों। सर्वप्रथम हमें राष्ट्रभाषा के लिए कुछ गुण देखना है। देखो, तो कहने का तात्पर्य इतनी सारी भाषा है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, असमिया, गुजराती, बंगला, तमिल, इतनी सारी भाषा है। तो कहने का तात्पर्य इन सब भाषाओं में से किसको राष्ट्रभाषा माना जाए, इसके लिए कुछ गुण भी होनी चाहिए। चलिए देखिए क्या है ना, ये देखना चाहिए भारत की कौन सी भाषा में ये गुण सर्वाधिक मात्रा में है। ठीक है, उसी को राष्ट्रभाषा का सम्मान भी दिया जाना चाहिए। सामान्यतः ये गुण क्या है, निम्नलिखित रूप में है। राष्ट्रभाषा देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। राष्ट्रभाषा जो है वो देश के मतलब ज्यादातर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, तब तो वही भाषा राष्ट्रभाषा होगी। उसमें उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई हो, उसका शब्द भंडार विस्तृत एवं समृद्ध हो और व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत हो, मतलब चारों ओर, मतलब पूरे देश में वो भाषा यूज हो। ठीक है, और ज्यादातर लोगों द्वारा बहुसंख्यक, मतलब ज्यादातर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हो, और उसमें उच्च कोटि साहित्य के, मतलब उस भाषा में उच्च कोटि साहित्य का भी प्रयोग हुआ हो, मतलब शुद्ध हो साहित्यिक रूप में। ठीक है, और उसका व्याकरण सरल एवं नियमबद्ध हो, जो व्याकरण उसका प्रयोग हो कठिन ना हो, सरल और नियमबद्ध हो। उसकी लिपि सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक हो, वो राष्ट्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है, उसकी लिपि क्या है, सुस्पष्ट, क्लियर होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, और राष्ट्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व भी करती हो। भाषा राष्ट्रीय एकता में सहायक हो, मतलब सभी को मिलजुल कर लेकर चले, ऐसी भाषा ऐसी भाषा होनी चाहिए। हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में ये गुण विद्यमान नहीं है, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकती है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, सभी लोगों को जोड़कर रखती है, उसमें साहित्यिक भाषा भी प्रयुक्त हुई है और व्याकरण भी सरल स्पष्ट है। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता विद्यमान है। अंग्रेजी परस्थ लोग भले ही हिंदी का विरोध करते रहे, किंतु ये ध्रुव सत्य है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और एक दिन ये अंत प्रांतीय भाषा के रूप में संपर्क भाषा बनकर अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त कर देगी। दोस्तों देखिए, कहने का तात्पर्य है हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और हिंदी को संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में मानना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश था दोस्तों, जैसे साउथ में, मतलब जो तमिल के लोग हैं, वो इस भाषा का विरोध करते हैं। वो कहते हैं संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत में अंग्रेजी का भी बहुत प्रयोग होता है, लोग अपनी भारत की मूल भाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को बोलने के लिए लोग शर्म महसूस करते हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जब पूरे संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा चारों ओर, जब इस भाषा का प्रयोग होगा, सब लोग बोलेंगे, और धीरे धीरे जो राज्य में, जो प्रांत्य में जो भी भाषा बोलते हैं अंग्रेजी भाषा का क्या है, समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये छोटी सी टॉपिक्स है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो और भी पार्ट है इसका, आगे मैं आपको सेकेंड पार्ट 2 में आपको राजभाषा
के संबंधित और कुछ जानकारी और कुछ विषय के संबंधित राजभाषा जो के संबंधित जो प्रश्न में आपको एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं वो लेकर आऊंगा। राजभाषा का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों। मुझे दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, उसमें क्या अंतर है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमारी ऑलरेडी जूनियर टीचर और OSSTT हिंदी और RST हिंदी की पेड बैच स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, आप जानते हो जेटी की वैकेंसी आई है जूनियर टीचर की, उसमें 15 नंबर की हिंदी की जो कंटेंट सब्जेक्ट है कक्षा 6 से 8वीं तक MIL हिंदी, और OSTT हिंदी, OSTT जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है हिंदी टीचर के लिए, जो हिंदी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए OSSTT एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, OSTT उसकी आगे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी। और RST हिंदी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है दोस्तों। ये थर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल की A to Z जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग तक, ये प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। उसी के अंदर में ही आपको RST हिंदी की 4th फेज की वैकेंसी आपको दिखाई देगी, जो LTR की वैकेंसी आएगी, प्लस SSB TGT की भी वैकेंसी आएगी दोस्तों। तो उसको मैं बहुत अच्छे ढंग से आपको अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीजों को आपको समझाऊंगा। जो डाउट्स है आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस में दोस्तों बिलीव नहीं करता हूँ, मैं लाइव क्लासेस में बिलीव करता हूँ। यदि आपको पेड बैच लेना है आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9692355067। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, आपको PDF दिया जाएगा, लाइव क्लासेस रोज होंगी, उसके साथ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है 2021 से हम RST हिंदी मतलब उस समय कॉन्ट्रेक्चुअल हिंदी थी, तो उस समय से बहुत बच्चे हमारे चैनल में उन्होंने पढ़ाई भी की, और उनकी सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बच्चों का हुआ है, और अलग अलग जगह में वो पोस्टिंग उनको मिल चुकी है, और वो फोन भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं दोस्तों। तो यदि आप चाहते हो आपकी सिलेक्शन हो और बहुत अच्छी से तैयारी आपकी हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो दोस्तों और एक बात आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी हिंदी विषय के रिलेटेड वीडियो में डालूं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाया करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के दाहिने साइड के ऊपर मैं आई बटन भी वहां पर लगा दूंगा, मतलब इससे पहले जो आपके क्लासेस हुई हैं वो आपको वहां शो करेगा, तो आप वहां से जाकर भी आप जो भी क्लासेस हो चुकी है पहले वहां से जाकर आप वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आदिकाल भक्तिकाल ये सब भी हमने पढ़ा दिया है दोस्तों, प्लेटो का सिद्धांत, वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक्स, एक नई विषय को लेकर। चलिए अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप लोग मुझे बहुत दुख महसूस होती है दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, व्यूज मतलब दिखाता है कितने बच्चे वीडियो देखें, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते बच्चों। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए मैं कहाँ से प्रश्न बनेंगे, कहाँ से आपको एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न, वो आपको मैं टॉपिक्स देखना पड़ता है, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, आपके लिए सही तरीके से आपके बारे में सोच कर टॉपिक्स बनाना पड़ता है। तो इतना सब मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। आपकी एक लाइक, आपकी सब्सक्राइब और आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर मुझे बहुत प्रेरित करेगी दोस्तों। इसलिए जब भी वीडियो देखें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।